जय श्री राम बच्चों। लास्ट क्लास में केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने दरअसल चैप्टर ही खत्म कर दिया था। एक लास्ट टॉपिक था एब्नॉर्मल में मोलर मास, वैन हॉफ फैक्टर। ये दोनों हमने पढ़े थे, इनके फॉर्मूले पढ़े थे। ये कहाँ और क्यों काम करते हैं? ये वहाँ काम करते हैं जब सॉलिड सॉलिड पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट होता है, या तो एसोसिएट करेगा या तो डिसोसिएट करेगा। अरे भाई याद है कि भूल गए? पक्का? तो चैप्टर उसके साथ खत्म हो गया था। मैंने तुम्हें पूरी थ्योरी समझा दी थी, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, अल्फा और आई में क्या रिलेशन है। अब मैं अगले चैप्टर पे जाने से पहले ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लें। ठीक है, तो अभी हम लोग ना कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, राउल्ट्स लॉ से, हेनरी लॉ से न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, चलो भाई बोलो क्वेश्चन। ये वाला बोल दो, वो तो हो गया था ना एक बार। Calculate the mass. आवाज नहीं आई। Calculate the mass Calculate the mass of a non-volatile solute of a non-volatile solute. molecular mass 40, मोलर मास है उसका 40, which should be dissolved in which should be dissolved in 114 gram 114 ग्राम octane. 114 ग्राम ऑक्टेन। Octane. अच्छा अच्छा, ऑक्टेन। To reduce it, टू रिड्यूस its vapor pressure इट्स वेपर प्रेशर to 80%. टू 80%। फिर बस. बस इतना ही है भाई, ये सब मत करो यार। अब सुनो, क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता लग रहा है? ये चार में से कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? बॉइलिंग पॉइंट वाली है, फ्रीजिंग पॉइंट वाली है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या है? अरे यार साफ बोल रहा है, वेपर प्रेशर घट गया 80%। जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को डालते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कुछ कम हो जाता है। यहां तो अच्छा खासा कम हो गया, 80% कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो अभी इसने हमको दिया क्या हुआ है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो बच्चों, सॉल्यूट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सॉल्यूट को हम बी मानते हैं, इसका मुझे गिवन मास नहीं दिया है, बल्कि वही तो पूछा है। और इसका मोलर मास हमको दिया हुआ है, ये रहा 40 ग्राम पर मोल। यहां तक कोई दिक्कत? तो बच्चों इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब इसने ये बोला which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। बच्चों जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है वो कौन होता है? सॉल्वेंट, जो कि A है। तो बच्चों A का गिवन मास कितना हो गया और इसका मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास कितना हो गया? ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18 CnH2n+2। तो कितना हो गया? C8H18 12 × 96 और 18 कितने हो गए? 11। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मोलर मास 114 आ रहा है इसका। बच्चों चेक करना एक बार जल्दी से, C8H18 का 114 है क्या? C8H18 का मोलर मास 114 ही आ रहा है। अरे 12 × 96 हो गया, 96 और 18 कितने हो गए? 114 ही आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1, यानी पूरा 1 मोल लिया गया है। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप इसको, जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है, जैसे ही आपने उसको ऑक्टेन के अंदर डाला, उसका वेपर प्रेशर 80% घट गया। कितना घट गया? 80% घट गया। तो बच्चों एक बात बताओ, पहले उसका वेपर प्रेशर PA0 रहा होगा। ये PA0 क्या होता है पूरा लिख के बताना पड़ेगा क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बताने की जरूरत तो नहीं है। उसमें से PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के जो बना। जब इसमें से इसको घटाया तो बच्चों पहले कितना था 100%, कितना घट गया 80%, अपॉन में पी ए नॉट अगर कर दूं तो 100% आ जाएगा। अब तीनों ही क्वांटिटी परसेंटेज में है तो यहाँ पर देखो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट कितना हो गया 100 माइनस 80, 20 बाय 100, 1/5, 0.2। पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट कितना आ गया? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है ना? ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पर जब इससे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग कितना आ गया? और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पता है या नहीं पता? भाई देखो फॉर्मूले रिवाइज कर लो पहले अगर नहीं पता तो इसकी वैल्यू आ गई 0.2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? WB by 40, 1 प्लस WB by 40। सही है गलत है? तो ऑब्वियसली WB फाइंड करना है, वही आ जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम ले लो नीचे, तो 0.2 इज इक्वल टू WB by 40 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का एलसीएम 40 ऊपर आ जाएगा, 40 प्लस WB, 40 से 40 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो WB इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस WB। तो WB इज इक्वल टू कितना हो गया? इनको मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 0.2 WB। 0.2 WB इधर लाके माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 WB इज इक्वल टू 8। WB इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.8, डेसिमल हटाया 10 लग जाएगा, 10 ग्राम। WB कितना आ गया? यानी 10 ग्राम सॉल्यूट अगर हम उस प्योर सॉल्वेंट में डालें तो उसका वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आंसर चेक कर लो। सही है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, यानी कि Kb फॉर बेंजीन। बोलिए। 2.52 K/m। 2.52। भाई बुक किसी और को दे दो यार, बोलते क्यों नहीं? K/m। K/m। हाँ। ठीक है, फिर आगे। A solution of A solution, some organic substance some organic substance in benzene in benzene boils at boils at 0.126 degree Celsius, 0.126 हाँ, degree Celsius higher than benzene. higher than benzene. What is the molality of the solution? Find molality of the solution. बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? Kb की वैल्यू दी हुई है बेंजीन के लिए, गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है भाई लिख लो। Kb फॉर बेंजीन कितना दिया हुआ है? 2.52। A solution of some organic substance in benzene, मतलब बेंजीन के अंदर उसने कोई सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिया है और उसकी वजह से बेंजीन जो है अब कितने पे बॉयल हो रहा है? 0.126 हायर देन बेंजीन। तो ये डेल्टा टी भी नहीं हो गया बच्चों, 0.126 डिग्री सेल्सियस। और तो और मैं इसको 0.126 केल्विन भी बोल सकता हूं। पूछो क्यों? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए तो 273.15 ऐड करते हैं, ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? बताता हूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों मान लो वाटर पहले बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट, ठीक है। और जब इसमें सॉल्यूट पार्टिकल डाले गए, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB से समझ में आ रहा है ना, वो कुछ बढ़ गया होगा, तो वो हो गया है 101 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर डेल्टा TB कितना आया? हाँ या ना? लेकिन अगर इसी डाटा को मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो TB नॉट कितना हो गया?
373 केल्विन, और टीबी कितना हो गया, इसको सेल्स केल्विन में कन्वर्ट करो 374 तो यहाँ पर डेल्टा के टीबी कितना आया। तो डिफरेंस इनका हो या इनका हो, वो तो सेम रेट से ही ऊपर बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो उसने ये बोला कि जो सॉल्यूशन है ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द बेंजीन बॉयल एट नॉट दिस, बॉयल एट दिस हायर देन बेंजीन। तो ये तो डिफरेंस हुआ ना, ये तो प्योर बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हुआ ना, और वो सेल्सियस में दिया है। तो डिफरेंस जो है उसको मैं केल्विन में भी अगर लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात यहां से समझ में आई या नहीं आई? तो ये आने वाले क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट केल्विन कर दिया क्योंकि मुझे केल्विन यूज करना है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है? Kb/m। तो मोलैलिटी मांगी है इसने मुझसे सॉल्यूशन की, तो मोलैलिटी विल बी डेल्टा टीवी बाय Kb। डेल्टा टीवी आ गया 0.126 और Kb की वैल्यू है 2.52। बच्चों डिवाइड कर लोगे या वो भी मैं ही करूं? 0.05 करूं? ये है 0.126 2.52, ये आ रहा है बच्चों इसका आंसर 0.05 मोल पर केजी। चेक करना है इसका आंसर सही है, सही आ रहा है। तो सभी विद्यार्थियों तथा सभी व्यूअर्स को ये निर्देश दिया जाता है कि कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की आदत नहीं डालेगा। उसका रीजन ये है कि अगर तुम्हें इस चीज की हैबिट लग गई ना अगर एक बार, तो तुम लोग हर न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर यूज करोगे। मैं तो टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, तो आप कभी इस बात का आइडिया नहीं लगा पाओगे कि एग्जाम में अगर मैं रफ कॉलम बना के उसको जब सॉल्व करूंगा तो एक्चुअल टाइम वहां कितना जाएगा, और तो और आपकी कैलकुलेशन भी स्लो होती चली जाएगी। इसीलिए उसको जल्दी से साइड में रफ कॉलम बना के सॉल्व करने की आदत डालो। कोई दिक्कत? चले आगे, अगला क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलो। The boiling point of benzene BP of C6H6 is 353.23 is 353.23 Kelvin. Kelvin। when 1.80 gram of ये फुल स्टॉप है ना इसके बाद, हाँ ये ठीक से नहीं बोलता यार ये। when 1.80 gram of 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved solute was dissolved in 90 gram of benzene, in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to the boiling point raised to 354.11 Kelvin. 354. 11 Kelvin. ठीक है। Calculate the molar mass of solute. Find molar mass of Solute. solute। Kb दे रखा है और Kb हमें बेंजीन का कितना दिया हुआ है? 2.53 Kelvin. 2.53। 53. मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन भी ब्लैक पेन से लिखना चाहिए क्योंकि शायद वीडियो में ना ब्लू पेन से लाइट दिखता होगा। तुम लोग घर जाके देखना एक बार और मुझे बताना, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया? बेंजीन है, देखो यहाँ पर ना एक काम करो, ऐसे कर लो, लाइन डाल दो, यहाँ पर हम लोग अपना काम करते हैं। सॉल्यूशन एक तो हमारे पास ये बी है जो हमको नहीं दिया हुआ, सॉल्यूट यानी कि बी, ठीक है। इसका गिवन मास कितना है जल्दी बोलो? 1.80 ग्राम। हमेशा पहले गिवन डाटा लिखो। अच्छा, इसका मोलर मास कितना है एमबी? मालूम नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? हालांकि नंबर ऑफ मोल्स की अभी फिलहाल जरूरत पड़ने वाली नहीं है। और हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? ए यानी कि बेंजीन। इसका गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना होता है? 78 ग्राम पर मोल। हाँ बिल्कुल सही। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हम लोग चाहें, यहाँ पे ए आएगा ना, बी कहाँ से आ गया? तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो अभी करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसने पूछा ये है, इसने ये बोला है कि बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इतने से बढ़कर सॉरी पहले इतना था अब इतना हो गया है। मतलब प्योर बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी नॉट होगा, जो कि कितना है?
353.23 केल्विन। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? सॉल्यूशन मतलब जब बेंजीन में कुछ डाल दिया गया, कितना हो गया? 354.11 केल्विन। तो बच्चों डेल्टा टीवी कितना आ गया? 354.11 माइनस 353.23 हो जाएगा कि नहीं? बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.88 केल्विन। पक्का? ठीक है, डेल्टा टीवी आ गया। डेल्टा टीवी के साथ साथ केवी भी आ गया 2.53। अब मुझे बस इतना बता दो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम मतलब मोलैलिटी। तो बच्चों मोलैलिटी को साइड में सॉल्व कर दूं एक बारी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉरी सॉल्वेंट का मास वो भी केजी में। सही है गलत है? तो मोलैलिटी की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह WB/MB और अपॉन में सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट 90 ग्राम है और केजी में लाने के लिए 1000 हो जाएगा। सही है गलत है? तो M विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB/MB 1.80/MB इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सॉरी 9। हाँ ठीक है, इसका डेसिमल हटाओगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि मान लो 1.8 है। और इस 0 से इस 0 कट जाएगा, 9 2 से 18 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 20/MB। यानी हमारे पास मोलैलिटी सॉल्व करके क्या आया? 20/MB। कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो डेल्टा टीवी आ गया 0.88, केबी आ गया 2.53, एम की जगह आ गया 20/MB। बच्चों एमबी तो फाइंड करना था। एमबी यहाँ पर आ जाएगा, 0.88 नीचे आ जाएगा। तो एमबी हमारे पास कितना हो गया? 2.53 इंटू 20/0.88। इसका डेसिमल हटाओ, इसका डेसिमल हटाओ, तो बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? कर लेते हैं यार। अरे इसकी लाइट जला दो यार, 57.5 चेक कर लेते हैं एक बारी। 253 मल्टीप्लाई बाय 20 और जो भी आया डिवाइडेड बाय 88। ये आ रहा है बच्चों 57.5 ग्राम पर मोल। तो इसने हमसे मांगा था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत? सिंपल था। और ये जो मैंने m अलग से सॉल्व किया है ना, ये आप यहाँ पर भी साथ साथ पैरेलली कर सकते थे। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलें आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल is mixed with 600 gram of water. 600 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate दो पार्ट्स हैं। हाँ, The freezing point depression, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है। the freezing point of the solution. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। KF दे रखा है वाटर का केएफ ऑफ वाटर जो है 1.86 1.86 है। यूनिट भी तो होती है कोई साथ में, Kelvin kg per ml केल्विन केजी per ml. पर मोल। तो यूनिट जब बोलोगे ना बार बार तभी याद होगी, उसको खाओ मत, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर एमएल नहीं है, पर मोल है। ml लिखा हुआ है। तो मोल होता है ना। आप ये सोचो ना, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम होता है। हाँ, तो केएफ की यूनिट निकालनी है तो डेल्टा टी बाई एम करोगे तो ये केल्विन हो गया। मोलैलिटी का क्या होता है? मोल पर केजी। तो मोल पर केजी, केजी ऊपर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एमएल आएगा या मोल आएगा? तो भैया यूनिट जो है बार बार बोलोगे तभी याद होगा। तो अब याद रखना केल्विन केजी पर मोल। जब भी केएफ या केबी की वैल्यू दी हो तो आप उसके साथ बोलो केल्विन केजी
या लिखो उसको बार बार। और कुछ पूछा हुआ है इसके अलावा? तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें उम्मीद है इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, फ्रीजिंग पॉइंट का है। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को मिक्स कर रहे हैं 600 ग्राम वाटर के साथ। वैसे तो इथाइलिन ग्लाइकॉल खुद ही एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, पर इस बार वाटर देखो कितना लिया गया है, 600 ग्राम, और उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मुझे बताओ सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर का गिवन मास कितना है? मोलर मास कितना है? हालांकि यहाँ से मुझे कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि मोलैलिटी फाइंड करते टाइम सॉल्वेंट का खाली मास चाहिए होता है केजी में, है ना, बट फिर भी कोई बात नहीं। सॉल्यूट यहाँ पर कौन है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि यही है ना। तो इसका गिवन मास कितना है? इसका मोलर मास कितना है? देखो 12 12 24, ऑक्सीजन 2 है 32, हाइड्रोजन 6, तो मोलर मास कितना हुआ? 6 और 6 12, हासिल 1 3 4 5 6, 62 ग्राम पर मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स भी इसके निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने हमको KF दिया हुआ है 1.86 वाटर का केल्विन kg पर मोल, और क्या दिया है? बस बच्चों पहले ही बताओ फाइंड क्या करना है। कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को फाइंड करो। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है? TF नॉट या फिर ये डेल्टा TF। तो डेल्टा TF फाइंड करते हैं। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF कितना हो गया? मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय WA इन kg। सही है गलत है? तो डेल्टा TF इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना हो गया? WB बाय MB 45 बाय 62, और इसका मास कितना हो जाएगा kg में? 600 ग्राम था ना, ये रहा। kg में लाने के लिए 1000 से ऊपर डिवाइड कर दोगे तो 2 0 कट गए, 3 2 6 और 3 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको भी काट ही दो, 0.93। तो डेल्टा TF हमारे पास आ जाएगा 0.93 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 62। करें इसको, करते हैं एक बारी। ये आ रहा है 2.25। तो जरा चेक करो फर्स्ट पार्ट का आंसर 2.25 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो 2.25 केल्विन आ गया हमारे पास। ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। बच्चों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मैं कैसे बताऊं जब तक मुझे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो बच्चों प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट कितना होता है? अब ये तो वाटर है, वाटर का तो सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन में कितना होता है? 273.15 केल्विन। और डेल्टा TF कितना है? 2.25 केल्विन। तो मुझे बताओ डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? TF नॉट माइनस TF। सही है गलत है? या TF में से TF नॉट को माइनस करोगे बड़े में से छोटा ही होगा। तो अगर कभी ये भूल जाओ ना कि TF नॉट में से TF माइनस होता है या TF में से TF नॉट, तो सीधा टॉपिक का नाम याद करो। टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो बाद में घटा ना सॉल्यूशन का, जब सॉल्यूट मिलाया होगा तो पहले ज्यादा होगा। तो TF नॉट बड़ा है, TF छोटा है। आ गया समझ में? ऐसे याद कर लेना। तो डेल्टा TF की वैल्यू है 2.25। TF नॉट हमको पता है।
273.15 और माइनस टीएफ, टीएफ कितना हो गया नहीं पता, तो टीएफ इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टीएफ विल बी इक्वल टू 273.15 माइनस 2.25 और इसको माइनस करके जल्दी बता दो क्या आ रहा है 270.9 केल्विन। आंसर चेक कर लो भैया, क्या कह रहे हो सर, आंसर देख के ही बोला है ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, सिंपल था। चलें अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो एक और पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बोलो। 200 सेंटीमीटर क्यूब 200 सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of an aqueous solution of a protein contains of an aqueous solution of a protein contains of a protein contains 1.26 gram 1.26 gram of the protein. of the protein. The osmotic pressure The pi, of such a solution चलो लिख देता हूँ पूरा, the osmotic pressure of such a solution of such a solution at 300 Kelvin at 300 Kelvin is found to be is found to be 2.57 into 2.17 into 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 bar. bar. Calculate the molar mass of the protein. Find the molar mass of the protein. फिर R की वैल्यू दे रखी है R की वैल्यू दे रखी है 0.083 0.083 लीटर बार पर लीटर बार मोल। पर मोल, बस इसमें कहीं केल्विन भी होगा, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन पर मोल। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, पर जनरली जब बच्चा करता है तो उसका आंसर आ जाता है गलत। और वैसे इसके अंदर इतना डाटा दिया हुआ है, इतना डाटा दिया हुआ है कि इसमें कुछ भी मुश्किल है नहीं। देखो भाई, अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है तो तुम्हारा दिमाग बस एक ही जगह चलना चाहिए, क्या सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, क्या ये प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मूला क्या होता है, खत्म क्वेश्चन। तो बच्चों गिवन डाटा लिख लो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है जल्दी बोलो, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। प्रोटीन 1.26 ग्राम है। अच्छा प्रोटीन यहाँ पर कौन है, सॉल्यूट है ना, बी है ना, तो इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है 1.26 ग्राम, इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, यही तो हमको फाइंड करना है। और इसने ये बोला सच अ सॉल्यूशन है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.57 into 10 raised to power minus 3 बार। और इसने बोला है मोलर मास फाइंड करिए, अगर R की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। बच्चों जरा ध्यान देना, गिवन मास अपॉन मोलर मास करने से तो वैसे भी वो मोल में ही आएगा, तो इसका मोल हमको समझ में आ रहा है, टेम्परेचर केल्विन में है, इसका केल्विन समझ में आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दिया हुआ है, बार समझ में आ रहा है, वॉल्यूम है लीटर में लेकिन यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर, यही पंगा है। और इसी वजह से बच्चों का आंसर गलत आता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों, क्या आपको मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना आता है? नहीं आता तो बोर्ड पे देख लो, हम सभी ये बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो जरा दिमाग लगाओ, 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1000 लीटर। तो अगर मैं इसके 3 जीरो यहाँ काट दूं तो इसके 3 जीरो कट जाएंगे, यानी 10 पावर 3 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत आई? लेकिन क्या मुझे 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मुझे तो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यहाँ 200 कब आएगा, जब मैं डिवाइड करूंगा
5 से, तो यहाँ भी डिवाइड कर दो 5 से, ये काटा तो आ गया 200, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.2 लीटर आ जाएगा। यानी कि ये चीज कितनी हो गई, ये मैंने तो पूरा ही बता दिया डिटेल में, कभी आ जाए ऐसे कर लेना। मेन फॉर्मूला ये होता है, और एक अगर याद करना है तो ऐसे कर लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ये इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। देखो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml है तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml हो जाएंगे, 200 ml। और ml को लीटर में लाने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.2 लीटर, इससे भी आ जाएगा। यानी ये दो फॉर्मूले हमेशा याद रखना जब भी वॉल्यूम को मीटर या सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में लाना हो। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू NBRT। सही है गलत है, यही था ना, फॉर्मूले रिवाइज रखा करो। पाई की वैल्यू बोलो 2.5। ये काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। पाई वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू RT। नहीं तो मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ती, फिर वैल्यूज को इधर उधर करना पड़ता। मुझे MB फाइंड करना है तो MB को इधर ले आओ, पाई भी नीचे आ जाएगा, यानी MB इक्वल टू WB बाय पाई वी RT। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो जगह नहीं है, वहां कर दूं, ये वैल्यू वहां पुट कर दूं, चलो। MB will be equal to WB 1.26, RT 0.083, T 300 डिवाइडेड बाय पाई V। पाई कितना है, 2.57 इंटू 10 पावर -3, और V फॉर वॉल्यूम जो कि लीटर में लेना है 0.2। बच्चों कैलकुलेटर तुम्हें नहीं उठाना है, और मैं भी कोशिश ये करता हूं कि जहां तक नॉर्मली सॉल्व हाथ से हो रहा है करते जाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये देखो डेसिमल एक प्लेस के बाद हटाओगे 10 लग जाएगा, 2 प्लेस के बाद, 2 प्लेस के बाद, इसका डेसिमल 3 प्लेस के बाद है 1000 लगा दो, तो 3 0 से 3 0 कट गए, क्या बचा 126, 83, 3, नीचे क्या बचा 257। अच्छा 10 पावर -3 ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा अगेन, और 2। चेक करना 126 का डबल तो नहीं है ये कहीं, ऑलमोस्ट डबल ही है, ऑलमोस्ट, या 2 से काट दो इसको, 63। तो 83 9 से कितने होते हैं, नहीं इससे नहीं कट रहा, 3 से कट जाएगा शायद, 3 से ये नहीं कट रहा ना, 63 और 257 कट जाएगा शायद, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 3 3 9, 3 6 18 इंटू 83 डिवाइडेड बाय 257 करना है, इंटू में 1000 है, ठीक है। तो इतना काम आप कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 257 से डिवाइड तो कोई भी रफ में कर सकता है। मैं अभी कैलकुलेटर से कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। ये आ रहा है बच्चों 61.03891 इंटू 1000, तो मोलर मास कितना आ गया 61038 ग्राम। ये ज्यादा नहीं हो गया, यही है, ग्राम पर मोल। क्या इसका आंसर यही है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, समझ में आ रहा है। तो जो है प्रोटीन वगैरह जो होते हैं ना, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनका मोलर मास भी समझ में आ गया। अगली क्लास में भी हम यही कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल ही करें, और न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे। संडे को टाइम मिला तो संडे को भी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना लेना, ट्यूसडे को कॉपी चेक होगी।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।